Welcome back to Current Affairs program. Good evening, Sophia. Sophia, आपने जाके करंट अफेयर्स पढ़ा जो मैंने लास्ट वीक पढ़ाया था और जहाँ जहाँ मैंने रेफर किया था PIB से देखा आपने, उस साइट को खोली आपने, पत्र सूचना आयोग या पत्र सूचना कार्यालय। सोफिया बताइए, आपने देखा? ठीक है, तो कोई डाउट है पिछले क्लास से सोफिया? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं वेट कर रही थी कि कुछ और लोग आ जाएं, पर हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम का हमारा दूसरा क्लास है और आज जो है मैं सीधे टॉपिक से स्टार्ट करूंगी। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का सोफिया, वो है भाई तारू सिंह जी। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है। अभी जो इस ईयर का प्रारंभिक परीक्षा का, सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था, अगर आपने उसमें देखा होगा तो एक क्वेश्चन आया था रुक्माबाई केस से रिलेटेड, और उस रुक्माबाई केस का जो है वो करेंट ईयर में 152 ईयर्स था, 152वां साल था, लेकिन उस केस के बारे में इस साल पूछ दिया गया जिसका 2 साल पहले एनिवर्सरी लगा था, 150 साल का। उसी तरह अभी भाई तारू सिंह जी का जो है 300वां जयंती जो है मनाया गया है, और वो जो है उनके बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि वो भाई तारू सिंह जी को उनकी 300वीं जयंती पर नमन कर रहे हैं, और ये 9 तारीख की बात है कि 9 अक्टूबर को उनकी 300वीं जयंती थी। तो जैसा यूपीएससी पूछती है कि क्वेश्चन जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है ऐसे चीजों से पूछती है जो 1 साल या 1.5 साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हो, या जिनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब ऐसा कि ऐतिहासिक रहा हो, जैसे 100 साल लगना, 150 साल लगना, 300 साल लगना, पर उस ईयर में नहीं पूछ के जो है यूपीएससी जो है 1-2 साल बाद उस पर क्वेश्चन करती है। तो अभी इस वर्ष जो है 300वां जयंती लगा है भाई तारू सिंह जी का, तो हो सकता है ये टॉपिक आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को उनकी 300वीं जयंती थी। सबसे पहले अगर हम इनका नाम आया है तो जानते हैं कि ये कौन है। तो भाई तारू सिंह जी का जो जन्म है वो, उनका जन्म जो है 1720 ईस्वी में हुआ था, और उनकी डेथ जो है 1 जुलाई 1745 में हुई, और ये जो है सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो है अपने जीवन में गुरु गोविंद सिंह जी को जो है अपना गुरु माना, और बाद में जो है उनके ही खालसा समुदाय से ये जुड़ गए जब इन्होंने खालसा समुदाय का वर्क देखा। तो और इनके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये हुई कि इनका जन्म जो है वो मुगल साम्राज्य काल में हुआ था, और अमृतसर के ये, मतलब इनका जो बर्थ प्लेस है वो अमृतसर है। तो ये मुगलों के शासन काल के दौरान ही पले बढ़े, जिस शासन काल में आपको पता है कि सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी जो है, जो ईसाई धर्म है, सिर्फ उसी को महत्ता मिलती थी।
उसके अलावा किसी भी धर्म को महत्ता नहीं दी जाती थी। दूसरा, ये भी कहा जाता था कि जो ईसाई धर्म था, मुगल या चाहते थे कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो या तो इस्लाम कबूल करें या फिर हिंदुइज्म को छोड़ के किसी और धर्म को अपना ले। तो मुगल शासन काल में जो है इनको भी यही बात कही गई कि इनको जो है कैद कर लिया गया बाकी लोगों की तरह, और इनको कहा गया कि आप जो है इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाइए। लेकिन इन्होंने मना किया कि नहीं, मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। तो बहुत ज्यादा फिर इनको जो है काफी वर्षों तक जो है इनको कारागार में भी रखा गया, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया। तो फिर जो मुगल शासक थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको जो है किसी और तरीके से कोशिश करते हैं कि हम वो इस्लाम धर्म कबूल करें। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बाल दे दे हमें और इस्लाम धर्म कबूल कर ले। बट जो तारू सिंह जी थे वो गुरु गोविंद जी के अनन्य शिष्य थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बाल तो दूंगा आपको, पर अपने सर के साथ। मतलब मुझे केश कटवाना मंजूर नहीं है, लेकिन आपको अगर मेरा सर चाहिए तो आप मेरा पूरा सर ले लीजिए। और उस समय कैसा कहा जाता है कि जब उनका सर कट रहा था तब भी वो बहुत ज्यादा खुश थे। और जो शासक था गद्दी पे, उनको इन्होंने बोला था कि तुम तो मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हो, लेकिन मुझे अपने गुरु पे विश्वास है और मेरे जाने से पहले जो है मैं तुम्हारी मृत्यु देख के जाऊंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि सिर कटने के बाद भी ये 22 दिन तक जिंदा थे। और जिस शासक ने अनुमति दी थी इनके सर कलम करने के लिए, उस शासक की तबीयत इनके सर कलम करने के बाद खराब हो गई और ये जो है इनसे पहले उसका देहांत हो गया। तो सिख समुदाय में आपको पता है कि केशों का उनके कुछ चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा सम्मान होता है उनके समुदाय में, जैसे कि उनके केश है, उनकी कटार है, उनकी पगड़ी है, जिसको वो लोग बहुत ज्यादा अपने समुदाय का प्रतीक मानते हैं और उसके प्रति आस्था रखते हैं। तो इन्होंने भी जो है उस आस्था को आगे बढ़ाते हुए अपनी शहादत दे दी, पर उन्होंने इस्लाम में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। इस वजह से इनका नाम जो है एक सिख शहीद के रूप में इतिहास में दर्ज है। तो ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका पेपर 1 का टॉपिक है, पर्सनैलिटीज का। सोफिया, कतार जो है एक तरह का छोटा चाकू होता है जिसको सिख लोग आप देखे होंगे, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, हमेशा अपने साथ कैरी करती हैं। मतलब उनके बेल्ट के साथ, उनके बॉडी में, उनके ड्रेस के साथ वो अटैच होता है और अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरों की सहायता के लिए वो लोग अपने पास उसको हमेशा रखते हैं। तो इनका इसलिए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हो सकता है कि 300वीं जयंती इनकी इस वर्ष थी, तो अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इनके बारे में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक तो इनका है कि ये किस समुदाय से बिलोंग करते थे, किस समुदाय से इनका नाता था। दूसरा, ये किस धर्म से थे और किस धर्म के विरुद्ध जो है ये इन्होंने अपना बलिदान दिया। और जो है फिर ये अमृतसर के थे, आप ये याद रखिएगा, और जाट परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये जो है आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अपने इस सब्जेक्ट में इंक्लूड किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, इनका जयंती जो है वो याद रखनी है आपको, और याद रखना है कि ये सिख धर्म से बिलोंग करते थे। अमृतसर के आसपास जो है इनका जन्म स्थान है और मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान ही जो है इनका पूरा जीवन बीता है। इसमें कुछ पूछना है? राधे राधे सोइन, आप लेट हो। चलिए, तो अब अगर आपको कुछ नहीं, सोइन आपको समझ में आ गई ये टॉपिक?
ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है आज का, वो है स्वामित्व योजना या स्वामित्व स्कीम। तो ये जो है आपका जीएस पेपर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का हिस्सा है, सरकारी योजना के तहत। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपना अपना जो है एक डिटेल सिलेबस हमेशा अपने पास रखिएगा जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। तो आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड किया? आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड किया? सोफिया, क्यों नहीं किया सोफिया? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसको आपको, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको लिंक करो अपने स्थिर भाग से या स्टैटिक पोर्शन से, क्योंकि यूपीएससी जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है। वो कभी भी सिर्फ स्टैटिक पोर्शन या सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पूछती है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ स्टैटिक या सिर्फ करंट होता है। तो जब तक आपका सिलेबस आपके सामने नहीं होगा, मैं बोलूंगी भी तो आप समझ नहीं पाओगे ये कहाँ से है। जैसे मैंने सरकारी योजना बोला, आपके पास अगर सिलेबस होता तो आप सामने देखते कि क्या ये प्रश्न पत्र 2 का हिस्सा है। तो प्लीज जिन्होंने भी सिलेबस नहीं डाउनलोड किया है वो आज जाके एक डिटेल सिलेबस जो है, आपको यूपीएससी की साइट पे सिलेबस मिल जाएगा या कैरियर लॉन्चर की साइट पे आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। वहां से सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालिए, या फिर जो है अगर आप लिख सकते हैं तो उसको लिख के अपने वॉल पे कहीं पेस्ट कीजिए जहां आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ताकि एक भी टॉपिक आप पढ़े तो उसको तुरंत आप कनेक्ट कर सके। आपके पास सिलेबस है सोइन? ठीक है, तो आज जाके सोफिया नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे पूछूंगी कि आपके पास सिलेबस है या नहीं। प्लीज जाके आप लोग जो है हिंदी में डाउनलोड करके उसको पेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, आपका नाम सोनिया है, मुझे आपका आधा ही नाम दिख रहा है, सॉरी। तो सोनिया, आपके पास सिलेबस है? तो सोनिया, मैंने आपको लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड की है या रिकॉर्डेड देखी है तो मैंने बोला था सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। आप भी प्लीज कैरियर लॉन्चर की साइट पे भी सिलेबस है, वहां से आप लोग जो है प्री और पहले तो प्री और साथ ही मेंस का सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस, वहां पूरा विस्तारित सिलेबस आपको दिया हुआ है संक्षिप्त, वहां से जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर जो है आप लिख के या किसी भी फॉर्म में उसको हमेशा अपने नजरों के सामने रखिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ताकि एक भी लाइन आप जैसे हम लोग जो है जैसे मैंने स्वामित्व योजना बोला या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जैसे ही आप उसका हेडिंग पढ़े और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस पेपर से इसको अटैच करेंगे। पेपर के से अटैच करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेसिफिक किस टॉपिक में आएगा, क्योंकि कोई भी एक योजना जो है किसी सिर्फ एक टॉपिक में नहीं होती है। जैसे ये मैंने सरकारी योजना लिखा, इसके अलावा जो है ये गांवों के विकास में भी बहुत मदद करेगा। ये पेपर 2 का जो हिस्सा है वो डेवलपमेंट या विकास भी है, खासकर ग्रामीण विकास। तो जो है इस तरह से अगर आपके सामने सिलेबस रहेगा तो तुरंत आप जो है उसको इंडिकेट कर पाएंगे वहीं पे कि अच्छा ये जो है जीएस पेपर 2 हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का हिस्सा है और ये जो है इन टॉपिक से जो है रिलेटेड है। तब अब अगर कभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि आप अगर आपसे मान लीजिए एक पेपर 2 में विकास के मध्य में बात की जाएगी कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार किस तरह की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, तो आप किसी एक योजना पे नहीं टिक के रह सकते, आपको हर जो है क्षेत्र की योजनाओं को समाहित करना पड़ेगा, और खासकर तब जब वो योजना जो है उस गांव या उस क्षेत्र के आत्मनिर्भरता से जुड़ी हो।
ठीक है, तो आज आप लोग प्लीज सिलेबस डाउनलोड करके और स्टिक कर लेना। तो सेकेंड टॉपिक जो है हमारा स्वामित्व योजना, उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वामित्व का फुल फॉर्म जानते हैं, उसका जो है विस्तृत रूप जानते हैं। तो स्वामित्व का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ गांवों का सर्वेक्षण एवं मानचित्र करने की योजना है ये स्वामित्व योजना। मतलब सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, मतलब स्वामित्व। तो स्वामित्व योजना का जो है उसका जो लक्ष्य है वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्नत तकनीक है उन तकनीकों का प्रयोग करके उस ग्रामीण क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और उसका जो है एक मानचित्र तैयार करना। अब ऐसा करने से क्या होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। अच्छा, आप लोगों को पता है कि पंचायती राज दिवस जो है वो किस डेट पे मनाया जाता है या किस तारीख पे जो है हमारे भारत में मनाया जाता है? किसी को पता है पंचायती राज दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? सोफिया, सोनिया, पारस, ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो है 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को जो है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और इस वर्ष 2020 में जो है पंचायती राज दिवस के मौके पे जो है स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जिस दिवस पे शुरू हुआ है ये उसी वही जो है हमारा पंचायती राज मंत्रालय जो है उसके तहत ये योजना शुरू की गई है। कभी भी यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखिएगा सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें जो है ये हमेशा पूछता है कि किस मंत्रालय के तहत ये योजना आती है। तो जो आपका स्वामित्व योजना है वो पंचायती राज दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई और ये जो है पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। साथ ही जो है ये एक जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ये जो स्कीम है वो सेंटर की, वो जो है आपके सेंटर जो है यानी कि जो आपकी सरकार है वो सेंट्रल योजना है। ये राजकीय योजना नहीं है, ये जो है आपको सेंट्रल सेक्टर योजना है। तो स्वामित्व योजना को जो है इसी वर्ष 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है और पंचायती राज मंत्रालय की ही ये योजना है। इस योजना में क्या हुआ कि अभी जो है ये आपका बहुत ही ज्यादा करंट का टॉपिक है, इसी वीक जो है न्यूज़पेपर में भी ये टॉपिक था। तो अभी जो है ये 12 अक्टूबर को जो है हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है स्वामित्व योजना के तहत जो है संपत्ति कार्ड या प्रॉपर्टी कार्ड का जो है वितरण का शुभारंभ किया गया है। अब ये वितरण जो संपत्ति कार्ड है या वितरण है ये क्या है, इस संपत्ति कार्ड का क्या फायदा है, संपत्ति कार्ड आखिर क्यों लोगों में बांटा गया, इसके बारे में हम आप जानते हैं। तो सबसे पहले जो स्वामित्व योजना है उसका जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि ये चाहती है कि इसके जो लाभार्थी हैं उनके पास अपने घरों का मालिकाना हक हो और एक जिसके लिए वो उनको एक जो है कानूनी दस्तावेज देगी और इस योजना से ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। तो जो इस योजना का उद्देश्य है इस योजना का उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण भारत है उस ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए पारस एग्जाम में दिवस नहीं आते, लेकिन ये हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय से जुड़ी योजना है। तो आप अगर इसको जो है इस दिवस के साथ जोड़ के याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये याद होगा।
वो कहते हैं ना कि आपको बहुत कभी कभी ये जरूरी होता है कि जो महत्वपूर्ण दिन है वो उस दिन को आप याद रखिए। हो सकता है आपको प्रीलिम्स में नहीं, लेकिन अगर आप मेंस में उस दिवस को अंकित कर देंगे अपने आंसर में तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। जो आपके कॉपी को इवैल्यूएट करेंगे उनको लगेगा कि हाँ आपको इस चीज के बारे में पूरा पता है। तो कुछ विशेष दिन है, उस दिन को आपको याद रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में ना सही, लेकिन वो आपके मेंस में या इंटरव्यू में वो चीज जो है आपके साक्षात्कार या मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग में आपको या एस्से राइटिंग में कहीं भी काम आ सकती है। ठीक है, तो हम स्वामित्व योजना की बात कर रहे थे। तो जो स्वामित्व योजना का लक्ष्य है सबसे बड़ा, वो ये लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत में जो है ये लोगों को चाह रही है कि वो अपने घरों के स्वामी हो जाए और एक कानूनी दस्तावेज दे रही है संपत्ति कार्ड के रूप में, जिससे ग्रामीण भारत के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे। अब आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी जो है सबके पास अपने अपने घरों का दस्तावेज होता है, या जितने सारे लोग जो अपना घर बनाते हैं उनके पास उनके जमीन के कागजात तो होते ही हैं। लेकिन जब आप जमीनी तौर पे बात करें तो आप ये देखेंगे, इवन अगर आप अपने गांव जाएं या अपने एरिया में ही देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो किसी जमीन पे, सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपना घर बना लिया हुआ है, या बहुत सारे ऐसे बाहुबली जैसे लोग होते हैं जो दूसरों की जमीन को हथिया के अपना बता के उस पे फिर जो है जमीन बना देते हैं या मॉल खड़ा कर देते हैं या मंदिर खड़ा कर देते हैं। फिर पैसे के बल पे वो जो असली मालिक है उसको डरा धमका के जो है वो जमीन उनसे छीन लेते हैं या गैर कानूनी रूप से उनसे हथिया लेते हैं वो जमीन। तो अभी भी जो ग्रामीण भारत है हमारा, वहां बहुत सारे ऐसे परिवार हैं और लाखों की संख्या है उन परिवारों की जिनके पास अपने जमीन से जुड़े कागजात नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि उनका जो घर है जहां वो रह रहे हैं उसका दायरा कितना बड़ा है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत बार जो है जो थोड़े समझदार वो लोग होते हैं वो अपने जमीन का जब नापी करवा रहे होते हैं तो या फिर उसको नक्शा बनवा रहे होते हैं तो वो बगल की जमीन भी अपने अंदर कर लेते हैं, और जब उस पे मकान खड़ा हो जाता है और जो ओरिजिनल उसका मालिक है वो जब कंप्लेन करने जाता है तो उसके नाम पे जमीन रजिस्ट्री नहीं होके उस इंसान के नाम पे हुई रहती है जिसकी वो जमीन नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं या जो है उनको अपनी जमीन छोड़ के दूसरी जगह कहीं रहना पड़ता है जहां उनकी जमीन नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है सरकार ने स्वामित्व योजना नाम की एक स्कीम शुरू कर दी है, जिसमें प्रत्येक गांव में जितने भी गांव है उनका सर्वेक्षण होगा और उसके प्रत्येक घर से लेके रोड है, मॉल है, जो भी कुछ है उस गांव में, उस गांव का जो है एक मानचित्र बनाया जाएगा। और ये जो है ड्रोन की मदद से मैपिंग इसका किया जाएगा, मतलब ड्रोन की मदद से मानचित्र बनाई जाएगी ताकि जो है सटीकता रहे। इस योजना के तहत ये भी होगा कि जितनी आवासीय भूमि है उसकी पैमाइश करने के बाद जो है गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर संपत्ति का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। साथ ही हर राजस्व ब्लॉक की सीमा तय होगी, मतलब ऑलरेडी जो है पहले जो चीज बात पे था वो अब लिखित होगी। और शहर का तो होता है कि कोई सिटी प्लान होती है या फिर जो है अगर कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े होते हैं तो जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है, लेकिन गाँव की जो समस्या है कि बहुत सारे जमीन का लेखा जोखा नहीं है, इन सारी समस्याओं को दूर करके और जो जमीन का के असली मालिक है उनको जो है कानूनी रूप से उनका हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब जो है इस योजना के तहत अभी जो है केवल हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को उनके घरों के कानूनी कागजात सौंप दिए गए हैं। लेकिन अगले 3-4 वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड देने का वादा किया गया है। मतलब अभी जो है
एक मॉडल स्तर पे, एक छोटे स्तर पे जो है स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें अभी 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों में अभी जो है वो जो है छोटे स्तर पे अभी इस योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन अगले 4-5 वर्षों में, जो 2020 से 24 की अवधि है, इस अवधि के दौरान जो है पूरे देश में जो है ये योजना लागू की जाएगी और जो है लगभग 6,40,000 गांवों के जो लोग हैं उनको जो है इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। मतलब अब चाहे आप शहर में रह रहे हो या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हो, जो जिसका मालिकाना हक है जमीन पे, उसी को उसका हक दिया जाएगा। अब बताइए, अगर ऐसा हो जाए कि जिसका जो जमीन है उसकी मालिकायत जो है उसको मिल जाए, तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हाँ, इस कार्ड में पूरी संपत्ति का ब्यौरा नहीं है। संपत्ति से ज्यादा जो है जमीन, जैसे आपके पास कितनी जमीन है, आपका घर कितना दूर में है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सबका जो है विवरण होगा। जैसे पहले जो है पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखे होंगे, जैसे आपके फादर या फोर फादर, दादा परदादा जी जो लोग हैं, उनके पास जमीन के कागजात नहीं हुआ करते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को ये बता देते थे कि यहाँ इतना दूर का जो ये एरिया है ये हमारा अपना जमीन है, लेकिन कोई कानूनी कागज नहीं होता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास कानूनी कागजात नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नगर निगम में जाके अपनी जो संपत्ति है या अपना जो जमीन है उसका लेखा जोखा नहीं करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको आपकी जमीन का मलिकायत हक मिल गया, तो इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप लोग कुछ बता सकते हैं? बताइए आप लोग, अगर आप जिसकी जमीन है उसको उसका मालिकाना हक मिल गया, तो फिर उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ठीक है पारस, कोई कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है सोनिया, आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? हाँ मनीष जी, गांव में भी जो है वो जमीन की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी आपको। अब जो है सरकार खुद ही आपकी जमीन की रजिस्ट्री आपको करके देगी। बिल्कुल पारस, वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उनमें जो है कभी उनको इस चीज का डर नहीं रहेगा कि कोई बाहुबली आएगा या कोई बड़ा जो है मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट लेके आएगा और जो है जबरदस्ती उनकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। बिल्कुल मनीष जी, कराना पड़ेगा और सरकार खुद करके देगी। आपका जो भी जमीन है कहीं पे भी, उसकी जो है अगर गांव में भी है, तो अब सरकार जो है अपनी तरफ से इस संपत्ति कार्ड के जरिए जो है या प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए जो है आपके जितने भी जमीन है वहां का जो है ये मानचित्र बनाएगी, पूरा मैपिंग करेगी और फिर जो है वो आपको वो कार्ड देगी कि इतनी आपकी जमीन है और इसके मालिकाना हक जो है आपका है। अब मान लीजिए भविष्य में कभी किसी ने आपके जमीन पे अपना पेपर जो है रजिस्ट्री पेपर दिखाया कि ये मेरी जमीन है, तो उसको उसकी मान्यता नहीं होगी। उसकी जगह जो सरकार ने संपत्ति कार्ड दी है आपको, उसकी मान्यता होगी और उसी आधार पे ये आपको जो है आपका जमीन वापस मिल जाएगा कि ये जमीन जो है आपकी है। ये जो दूसरी पार्टी है या जो दूसरे लोग हैं जो इसको अपना बता रहे हैं, उनकी जमीन ये नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सब तो है। अब जो ये योजना है, उस योजना के तहत जो कार्ड का वितरण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और ये जो है पंचायती मंत्रालय की योजना है। तो एक बात बताइए, अगर ये पंचायती मंत्रालय की योजना है तो पंचायत का कुछ रोल होगा क्या इसमें?
आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा। जैसे जो है गवर्नमेंट आप क्या करेगी कि आपको आपके गांव जाके वो सर्वे करेगी पूरा, जिसके पास उसका जमीन का कागज है ठीक है, जिसके पास नहीं है और उनको पता है कि उनकी ये जमीन है, कोई क्लेम कर नहीं कर रहा, तो वो जो है आपको आपकी जमीन माप के आपको जो है आपकी जमीन से रिलेटेड जो है संपत्ति कार्ड दे देगी। ठीक है चंदन, कोई क्लेम नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी जो है एक साथ जो है 1 लाख लोगों को जो है संपत्ति कार्ड दे दी गई है, तो सरकार खुद चल के आपके पास आएगी, आपके जमीन का जो है वो मापी करेगी। तो पंचायत का कुछ रोल हो सकता है क्या? पारस के हिसाब से तो हो सकता है, बाकी लोग बताइए। अगर ये पंचायती मंत्रालय के अंदर है तो पंचायत का क्या रोल हो सकता है? ठीक है पारस, की पंचायती मंत्रालय का जो है उस पे वेरिफिकेशन होगा। एक चीज आपको और भी पता है, अगर आपने राजनीति शास्त्र पढ़ी है, कि जो पंचायत है वो पंचायत क्या करती है, ग्रास रूट लेवल पे, मतलब वैसी जगह जहां राज्य सरकार या जो है केंद्र सरकार सीधे नियंत्रण नहीं कर सकती है, वैसी जगहों पर नियंत्रण करने के लिए जो है पंचायत को बनाया गया था। तो जब गांवों की बात आती है तो पंचायत जो है सबसे पहली संस्था है जिसके तहत जो है सारे गांव आते हैं। हाँ चंदन, इस कार्ड के तौर पे एप्लीकेंट को जो है वो लीगल राइट मिल जाएगा, आपकी जमीन पे आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। संपत्ति कार्ड जो में जो है ये चीज लिखा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि गांव से सबसे नजदीक ग्राम पंचायत होते हैं, और ग्राम पंचायत का क्या काम होता है कि गांव में जितनी भी सरकारी या केंद्र हो या राज्य सरकार की योजना है उसको ग्रामीण स्तर पे लागू करना, उसका निरीक्षण करना, और उस योजना की क्या स्थिति है उस स्थिति को वो केंद्र या राज्य सरकार को उसका ब्यौरा देती है। ठीक है, तो जब पंचायत जो है इस योजना को लागू करेगी जमीनी लेवल पे, और जो है तो क्या होगा, अगर आपकी जमीन का मापी हो जाएगा तो आपको पता है कि सरकार जो है आपके जमीन के लिए आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, और इस प्रॉपर्टी टैक्स का जो है इस संपत्ति कर का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन जो है उसको जमा कौन करती है, पंचायत। और आपको ये भी पता है, मैं बता दूं कि पंचायत का जो है उसके काम काजों के लिए जो उसको राशि चाहिए होती है वो इन्हीं कार्यों से जो वो राजस्व लेती है या इकट्ठा करती है, उन राजस्व के संपत्ति को या धन को उपयोग करके वो अब जो है अपने कार्यों में लगाती है। तो जब अगर आपकी जमीन का निर्धारण हो जाएगा तो उस जमीन का जो है संपत्ति कर जो है वो उस जमीन पे लगने लगेगा और सरकार के द्वारा निर्धारित हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हर घर से संपत्ति कर लिया जाएगा समय समय पर, जो सरकार के द्वारा निर्धारित है। तो जो पंचायत है उस पंचायत को जो है वित्तीय जो है हराश या वित्तीय कमी का कभी भी जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो पंचायत जो है, पंचायत में सबसे बड़ी ये बात होती है कि प्रत्येक पंचायत के पास जो है उतना धनराशि नहीं होता है कि वो सारे लोगों को जो है या सारे नियमों को लागू कर सके। नहीं, डीएम फाइनल नहीं करते पारस। आप जब राजनीति शास्त्र पढ़िएगा तो राजनीति शास्त्र में जो है आप जो लोकल गवर्नमेंट जो होता है, जो लोकल जो है उसमें जो है जितने भी चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो आपके या पंचायत हो, उन सब का अपना जो है राजस्व इकट्ठा करने का या उनके दैनिक कार्य के लिए जो पैसा है उसके लिए कुछ जो है कर जो है निर्धारित होते हैं कि इन करों को जो है वो जमा करेंगे और उसका उपयोग जो है फिर वो अपने जरूरतों के लिए करेंगे। तो डीएम नहीं फाइनल करते हैं। आप एक बार फिर से पारस पंचायत को, नहीं, किसी भी पंचायत के लिए नहीं,
जैसे आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंटर लेवल पे होता है, उसी तरह जो है आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, जो पंचायत से संबंधित जो है जितने भी धन से संबंधित निर्णय है वो यही इंस्टीट्यूशन जो है आपका वो लेता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। आप एक बार फिर से पारस जो है, जो वित्तीय अनुदान या वित्तीय जो सहायता मिलती है पंचायत को या अपने वित्तीय खर्च का कैसे जो है वो निपटारण करता है, वो उस टॉपिक को आप एक बार फिर से जाके पढ़िएगा। तो जब जो है, तो हम बात कर रहे थे जब संपत्ति कर जो है, संपत्ति का वितरण लोगों के बीच में हो जाएगा और सबके पास अपनी संपत्ति के लिए जो है संपत्ति कार्ड होगा, तो क्या होगा कि जो है हर घर का और हर संपत्ति का आप जो है आपको प्रॉपर्टी टैक्स या जो है आपको संपत्ति कर लगना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो पंचायतों को हमेशा जो है जो पैसे की कमी होती है उस पैसे की कमी से कम जूझना पड़ेगा। नहीं तो हर पंचायत का जब आप जो है देखिएगा कि पंचायत की कमियां क्या है या पंचायती राज जो है व्यवस्था है उसकी कमियां क्या है, तो उनमें जो है ये जो उनको धन से जुड़ी संबंधित या धन से संबंधित जो उनका कम धन इकट्ठा कर पाते हैं वो उनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो इस योजना से जो है उनकी इस समस्या में भी कमी आएगी और पंचायत जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है आत्मनिर्भर हो पाएंगे, उनके पास धन की कमी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेगी जितना अभी तक हुआ करती थी। ठीक है, तो ये क्लियर है कि पंचायत का जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और इस योजना की तरफ से जो है या इस योजना की वजह से जो है पंचायतों को भी लाभ मिलेगा। तो मतलब पंचायत के लिए ये जो है लाभ की योजना है। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी तरह की भूमि को चंदन, उस गांव में जितनी भी भूमि है उस सभी भूमि का जो है वो मानचित्र बनाया जाएगा। जैसे शहरों में क्या है, प्रत्येक जमीन जो है आपकी, प्रत्येक घर जो है सबका नक्शा बना हुआ है, उसी तरह गांवों में भी जितने भी अब ऐसे जो संपत्ति रह गई है, जिस संपत्ति का निर्धारण नहीं हुआ है कि इसका मालिकाना हक किसके पास है, उन सभी संपत्ति का जो है, उन सभी संपत्तियों का जो है मानचित्र होके एक विवरण तैयार किया जाएगा गांव के हिसाब से, और ये विवरण जो है ये फिर जो है के द्वारा या किसी भी मंत्रालय के द्वारा फिर से यूज किया जा सकेगा किसी अन्य योजना के लिए। तो जितनी भी भूमि है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि गांवों में जो सरकारी भूमि रहती है जिसपे तालाब नहर बना होता है या फिर जो है कोई नदी की भूमि होती है उस पे जो है अवैध अपना कब्जा कर लेते हैं और घर बना लेते हैं उसमें। तो अब ऐसी समस्याओं का सरकार को सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही उन लोगों को जिन लोगों की संपत्ति का अवैध किसी ने जो है हथिया लिया है उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। जिसकी जो संपत्ति है वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। इवन सरकार की जो उस गांव में जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का भी अपना एक विवरण होगा। तो न कोई सरकार की जमीन या न ही किसी और व्यक्ति की जमीन पे अपना कब्जा कर पाएगा और उसको अपना बता पाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो संपत्ति कार्ड में जो विवरण है उस विवरण को मान्यता दी जाएगी और उसी विवरण को प्राथमिकता भी दी जाएगी। ठीक है चंदन, और किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है अमोल, ठीक है सोफिया। तो अब जो है इस सब लाभों के अलावा जो सबसे बड़ा लाभ है
वो ग्रामीणों को ये मिलेगा कि इस पहल से ग्रामीण अपनी जमीन और संपत्ति को वित्तीय पूंजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे वो बैंकों से कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ उठा सकेंगे। तो जो और सबसे बड़ा फायदा होगा लोगों को, जैसे आपकी जमीन या आपकी संपत्ति आपके पास आ गई, तो अब आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको बैंक, क्योंकि आपको अगर बैंक से कर्ज लेना है तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो अगर आपकी जमीन या संपत्ति का ब्यौरा आपके पास है, आपके पास अगर आपकी वित्तीय पूंजी है, तो आप उसको जो है बैंकों में जमा कर सकते हैं और बैंकों से आप ऋण या कर्ज ले सकते हैं, और भी जितने सारे वित्तीय लाभ हैं बैंक के, वो आप उठा सकते हैं आसानी से। ठीक है, और याद रखिएगा अवधि की 4 वर्षों तक, 2020 से लेके 2024 तक जो है ये योजना लागू होगी। और अभी तो सिर्फ 1 लाख लोगों को दिया गया है। 4 साल होते होते 6,20,000 गांवों को इसके अंदर कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ, इतना तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया। इसके अलावा इस योजना के बारे में पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार के साइट पर जब आप जाइएगा तो प्रेस विज्ञप्तियों में 9 तारीख और 11 तारीख, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्तियों में जो है सभी मंत्रालयों की प्रेस विज्ञप्ति जब आप खोलिएगा तो आपको ये योजना देखने को मिलेगी। वहां से आप ये योजना, मैंने मुझसे क्लास में छूट गया है या जो मैंने कवर नहीं किया है वो आप अपने स्तर पे उसको कवर कर सके। और जब नोट्स बनाइएगा उससे पहले जो है आप पत्र सूचना कार्यालय का जो है वेबसाइट खोल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो आपकी संपत्ति कार्ड है, इसका जो है अखबारों में भी बहुत चर्चा है। जैसे 10 तारीख के अखबार में जो है जनसत्ता अखबार में पेज नंबर 10 पे इसके बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है जनसत्ता में ही फिर 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को पेज नंबर 1 और 8 पे जो है इस योजना के बारे में फिर से विस्तृत रूप में और विस्तारित रूप में दिया गया है। उसके अलावा दैनिक जागरण अखबार में भी जो है 12 तारीख को पहले ही प्रथम पृष्ठ पे जो है इस योजना के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस योजना को आप नोट्स बनाने से पहले, क्लास से जाने के बाद जब भी आप, अगर आप ये लेक्चर देखें तो आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं। उसके अलावा आप जो है पत्र सूचना कार्यालय या पीआईबी की साइट पर जाके पढ़िएगा। और ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है, अगर आपके पास न्यूज अखबार उपलब्ध है, नहीं तो ऑनलाइन आपको अखबार मिल जाएगी, वहां से भी जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा और तब नोट्स बनाइएगा अपना। देखिए इससे जो है कई तरह के जो है आपको प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न आ सकते हैं कि कितने राज्यों के लिए, या राज्यों का नाम दिया होगा कि इनमें से किन राज्यों की, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दे देगा उत्तर प्रदेश की जगह, या फिर महाराष्ट्र की जगह जो है आपको मध्य प्रदेश का नाम दे देगा। तो गांवों का राज्यों का नाम दे देगा। हो सकता है पारस की मेरे नोट्स में कटिंग क्लियर नहीं हो, अगर कटिंग क्लियर है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हमें स्लाइड में फिट करना होता है तो कभी कभी कटिंग जो है वो बहुत छोटी करनी पड़ती है हमें। तो आप डायरेक्ट, अगर इसमें क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है वहां से कटिंग ले सकते हैं। तो इससे जो प्रश्न है वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के तहत है। हो सकता है इसमें जो है ग्रामीण एवं नगर विकास मंत्रालय जो है उसका नाम आ जाए। तो याद रखिएगा कि ये पंचायती राज मंत्रालय के अंदर है। फिर ये पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में अभी इसको लागू किया गया है, कितने अवधि के लिए ये लागू हुआ है। जैसे अगर आप इस वर्ष का सिविल सेवा परीक्षा का प्रश्न देखिएगा तो ड्रोन से संबंधित प्रश्न जो है इस वर्ष भी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से क्या ड्रोन की मदद से की जाती है। तो उसमें अब जो है स्वामित्व योजना भी आपका जुड़ गया है, जिसमें ड्रोन की मदद से जो है
आपको जमीनों का जो है मापन किया जाएगा ताकि एक सटीकता मिले, और सीमा, गांवों की जो सीमा निर्धारण है या गांवों की संपत्ति का जो सीमा निर्धारण है वो भी ड्रोन की मदद से किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण, गांव और शहर दोनों को इंक्लूड किया गया है? तो इसमें जो है केवल गांवों को, याद रखिएगा, केवल गांवों को अभी जो है इस योजना के तहत जो है शामिल किया गया है। और इसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है ग्रामीण आत्मनिर्भरता, वैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना जो अभी उनकी संपत्ति का हक नहीं होने की वजह से जो आत्मनिर्भर नहीं है। मैपिंग की जाती है, उसका मानचित्र बनाया जाएगा। तो मैपिंग में आपको पता है पारस की मैपिंग में हर चीज आती है, उसका मेजरिंग भी आएगा, आपको पूरा एरिया भी रहेगा, और उस गांव में जितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो सड़क हो, नहर हो, नदी हो, नाला हो, तालाब हो, हर चीज का जो है सब चीजों का मापन होगा। किसी जगह का अगर आप मानचित्र बनाते हैं या मैपिंग करते हैं तो उस जगह पे जितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, उन सब चीजों को जो है मिला के जो है मैपिंग की जाए। स्वामित्व योजना के बारे में इतना ही। स्वामित्व योजना से अगर कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। किसी को कुछ पूछना है? पारस, सोफिया, अमोल, सोनिया, चंदन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टार परियोजना या स्टार प्रोजेक्ट। ये जो है ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, सरकारी योजना और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में ही जो है शिक्षा भी, आपका जो एडुकेशन है या शिक्षा है वो भी पेपर 2 का हिस्सा है, जीएस पेपर 2 का। तो ये जो स्टार्स परियोजना है ये दोनों से जुड़ी है, सरकारी योजना से भी और आपका जो शिक्षा भाग है जीएस पेपर 2 का, इन दोनों से ही जुड़ी है। ठीक है, तो जो आप अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी जो है थोड़े दिनों पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक नई शिक्षा नीति अपनाई गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही जो है एक नई योजना टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, स्टार्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस स्टार्स कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि इस प्रोडक्ट का लक्ष्य जो है वो ये है कि वो स्कूलों से जो रटने रटाने वाली संस्कृति है, मतलब अभी तक जो स्कूल में क्या होता है कि आपको रटाया जाता है चीजों को, आपको समझाने से ज्यादा जो है आपको कहा जाता है कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट लो इस चीज को। बहुत सारे जो है बच्चे वो मैथ्स को भी रट के एग्जाम में लिखते हैं, या 10वीं क्लास तक जो है, अभी तक जो हम लोग के समय या अभी के समय चलता आया है कि बच्चे 10वीं क्लास तक या पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो सब एग्जाम नजदीक आता है तभी पढ़ने बैठते हैं। जो चीज समझ आई वो ठीक है, जो नहीं समझ में आई, चाहे वो डिफिनीशन हो, फॉर्मूला हो या कुछ भी हो, उसको रट लेते हैं और लाइन बाय लाइन जो है जो बुक में लिखा है या जो मैडम ने नोट्स करवाया उसको याद करके एग्जाम में लिखते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, फिर अगले क्लास में चले जाते हैं। तो हमारी नई शिक्षा नीति या फिर स्टार्स योजना है, उन दोनों का यही लक्ष्य है कि ये जो स्कूलों से जो रटने रटाने वाली संस्कृति है इसको पूरी तरह खत्म करना चाहती है और इसकी जगह छात्रों को ज्ञान आधारित शिक्षा से जोड़ना चाहती है ये।
साथ ही परीक्षा भी जो है अब ऐसे नहीं ली जाएगी कि जो बुक में है जो पूछा जाएगा, बल्कि आपके ज्ञान के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। और स्टार परियोजना का जो पूरा फोकस है वो यही है कि गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों को जोड़ना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका 2020 का है उसका ये उद्देश्य है। इसलिए जो आपकी स्टार परियोजना है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ पंक्तिबद्ध है, जिन दोनों का उद्देश्य जो है स्कूलों की रटने रटाने की संस्कृति को खत्म करके ज्ञान आधारित शिक्षा की संस्कृति को स्कूलों में लागू करना, ताकि जो आने वाली जनरेशन है हमारी उसको जो है वो सिर्फ जो है रट के पास नहीं हो, उसमें समझ हो अच्छी, और उस समझ के आधार पे जो है वो अपने करियर को या फिर वो अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। अब जो है इस स्टार्स परियोजना में बहुत सारी ऐसी बात जो है जानने वाली है। ये परियोजना जो है विश्व बैंक की मदद से शुरू की जा रही है। तो जो परियोजना की कुल लागत है वो है 5,718 करोड़ रुपए। आपको ये चीज जो है फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि विश्व बैंक जो है इसमें $500 मिलियन का जो है निवेश कर रही है। तो ये जो स्टार परियोजना जो हमारे यहाँ शुरू हुई है ये विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुई है। ठीक है। और इस परियोजना को अभी जो है 6 राज्यों में जो है प्राथमिक तौर पे अभी लागू किया जा रहा है। उसमें आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा शामिल है। आप ये याद रखिएगा कि अभी जो है 6 राज्य, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा, ये राज्य जो है इन राज्यों में अभी स्टार्स परियोजना लागू की जा रही है। ठीक है। और इन पहचान किए गए राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो अभी जो है एक छोटे स्तर पे कि स्टार्स परियोजना किस तरह से काम कर रही है या उसका क्या लाभ मिला, इस सब को जानने के लिए अभी सिर्फ 6 राज्यों में इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। और इस 6 राज्यों में स्टार्स परियोजना का जो निष्कर्ष आएगा उस निष्कर्ष के आधार पर फिर जो है आगे इस परियोजना को बढ़ाई जाएगी। तो याद रखिएगा जो आपका स्टार्स परियोजना है वो आपके विश्व बैंक की सहायता से $500 मिलियन की सहायता कर रही है विश्व बैंक। ठीक है। उस सहायता से जो है ये लागू योजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य जो है वो रटने रटाने की संस्कृति को खत्म करके ज्ञान आधारित शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त जो है इन 6 राज्यों के अलावा 5 और राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में भी जो है ये परियोजना शुरू की जाने की कल्पना की गई है कि मतलब अभी थोड़े दिनों में इन राज्यों में भी योजना शुरू की जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन 5 राज्यों में, ठीक है, जो एशियाई विकास बैंक है उस एशियाई विकास बैंक से जो है वित्त पोषण लेने की बात की गई है। मतलब अभी जो पूरी योजना है उसमें $500 मिलियन विश्व बैंक दे रहा है, जिसका यूज 6 राज्यों में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। इसके अलावा 5 अन्य राज्यों में भी इस योजना की शुरुआत भविष्य में की जाएगी, लेकिन उसमें वित्त पोषण जो है वो एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा होगी। ठीक है। स्टार्स परियोजना जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो शिक्षा मंत्रालय के तहत आती है उसके तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है। तो ये था आपका स्टार्स परियोजना के बारे में। जो कुछ मुख्य बातें आप याद रखिएगा कि स्टार्स परियोजना का उद्देश्य क्या है। ये भी याद रखिएगा कि जो स्टार परियोजना है उसका उद्देश्य जो है वो आपकी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है
जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, उससे रेखांकित या समाकित है उसका जो उद्देश्य है। ठीक है, फिर जो अगली बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये विश्व बैंक के द्वारा भी वित्त पोषित है। इसके अलावा जो एशियाई विकास बैंक है, भविष्य में वो भी जो है इस योजना के तहत वित्त पोषण कर सकती है। अभी 6 राज्यों में ये योजना लागू हो रही है। इसके अलावा 5 और राज्यों की घोषणा की गई है जिसमें आने वाले समय में ये योजना लागू होगी, लेकिन वहां वित्त पोषण जो है वो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की जाएगी। और ये योजना शिक्षा मंत्रालय की है। हर मंत्रालय आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जब आप सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र देखेंगे तो कई बार जो है युगम जो है जोड़ने के लिए आती है कि योजना और मंत्रालय, और आपको बताना होता है कि कौन से युगम सही सुमेलित है, मतलब कौन सी योजना किस मंत्रालय के तहत सही ढंग से लिखी गई है। तो जो इससे अच्छा स्वामित्व योजना इससे पहले किस मंत्रालय में थी, कुछ याद है या भूल गए? स्वामित्व योजना इससे पहले किस मंत्रालय के तहत थी? पंचायती राज मंत्रालय। पारस, पंचायत तो एक छोटा जो है इकाई है जिसका नाम है, वो मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। ठीक है, और ये योजना जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के तहत है। तो ये था आपका। पारस, शॉर्ट में काम नहीं चलेगा, आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। पंचायती राज मंत्रालय। जब आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें शॉर्ट में लिखिएगा, लेकिन जब भी आप, मैं आज भी कहूंगी कि आप नोट्स बनाइएगा तो ऐसा नोट्स बनाइएगा जिसको आप बाद में रिवाइज कर सके, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के समय जो है सबसे बड़ी जो दुविधा आती है विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों के पास, वो यही दुविधा आती है कि इतने लंबे सिलेबस को कैसे जो है वो कम समय में पढ़ के जो है रिवाइज कर सके। तो नोट्स ऐसा बनाइएगा जिसको आप बाद में पढ़ें, आपके नोट्स को तो आपको समझ में आए। जैसे आप अगर स्टार्स परियोजना का बनाइएगा, अगर आपका मन है तो आप इसको जो है वो डायग्राम या फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट मत कर दीजिएगा कि बाद में अगर आप इस पेज को पलट के देखें तो आपको खुद का ही नोट्स समझ में नहीं आए। जॉटिंग करनी है, स्मॉल नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, बट इतने नहीं कि आपको खुद समझ में ना आए। ठीक है, कुछ पूछना है स्टार्स परियोजना से संबंधित? किसी को कुछ पूछना है? चंदन, पारस, सोफिया, सोनिया, अमोल। ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछना है तो आप फिर पीआईबी के साइट पे जाइएगा, पत्र सूचना कार्यालय के साइट पे, वहां शिक्षा मंत्रालय खोलिएगा, प्रेस विज्ञप्तियों में शिक्षा मंत्रालय, और 14 अक्टूबर की एक खबर है जिसमें आपको स्टार्स परियोजना के बारे में लिखा हुआ है, वहां से इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इस स्टार्स परियोजना में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि इस स्टार परियोजना के आपको 2 महत्वपूर्ण घटक है। पहला जो है, ये स्टार्स परियोजना जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पे होगा, जिसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा, राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, राष्ट्रीय घटक के तहत जो है आपको आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी जो है
आपको मजबूत बनाया जाएगा या जवाबदेह बनाया जाएगा। तो जो आपका स्टार्स परियोजना है उसके दो महत्वपूर्ण घटक है। जो पहला महत्वपूर्ण घटक है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, जिस राष्ट्रीय स्तर पर ये कल्पना की गई है कि इससे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होंगे। अच्छा, अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है तो आप लोग मुझे बताइए कि अभी हमारे यहाँ कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश? सोनिया, सोफिया, पारस, अमोल, चंदन, देखती हूँ मैं कितनों के पास जो है सही नॉलेज है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कितने हैं? चंदन तो गलत है, पारस भी गलत है, सोनिया सही है। वेरी गुड सोनिया, आप बिल्कुल अपडेटेड हैं, आपको पता है कि आपके यहाँ कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और बाकी के लोग जो भी पारस, चंदन, जितने भी लोग हैं, आप लोग क्यों इतने पीछे हैं? ये जो सबसे बेसिक नॉलेज है कि आपके देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता नहीं है। मैंने अभी का कंडीशन पूछा है पारस। सोफिया आप भी बिल्कुल सही है, सोनिया आप भी बिल्कुल सही है। अभी जो है हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, पहले 29 थे जम्मू कश्मीर को मिला के, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और उससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू और लद्दाख। उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई, लेकिन जनवरी 2020 में जो है दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव को जोड़ के जो है दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली जो था आपका केंद्र शासित प्रदेश, उन 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अभी जो है हमारे यहाँ भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भूलिएगा मत, ठीक है। जिनको भी गलत पता था, बहुत गलत बात है, आप लोग जो है फिर से पढ़िए। ये बहुत ही छोटी सी चीज है और ये क्वेश्चन इस ईयर नहीं तो अगले 1 या 2 सालों में पूछी जा सकती है बिल्कुल, कि किन 2 केंद्र शासित को प्रदेश को जोड़ दिया गया, किनका विभाजन हुआ। अगर इससे भी अगर आप और अच्छे से जो है, क्योंकि मैंने आपको बोला क्या कि मानचित्रों का उपयोग करके, जैसे अभी स्टार्स परियोजना है या स्वामित्व योजना है, अगर राज्यों के नाम याद करने हैं तो आप अगर इसको मानचित्र के हिसाब से याद करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा याद करने में। इवन जो है आप शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं, अगर मानचित्र पे दर्शा के याद कीजिएगा तो, ठीक है। इसके अलावा अगर और आपको मैं जो है वो आपको मैप कोर्स जो है यो शुरू करने जा रही हूँ, अभी 19 तारीख से कैरियर लॉन्चर में मैप कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसको मैं ही लेने वाली हूँ। मेरा ज्योग्राफी में मैंने भूगोल में MA कर रखा है, तो मैं ही जो है अभी हमारा मानचित्र का जो है मैप क्लास शुरू होने वाला है, उसकी क्लासेस मैं ही शुरू करने वाली हूँ। अगर आप लोगों का मानचित्र कमजोर है और आप चाहते हैं उसको मजबूत करना, या मानचित्र को आप चाहते हैं सही ढंग से अपने UPSC एग्जाम में इंक्लूड करना, तो आप चाहे तो उस कोर्स में का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। उसकी और जानकारी के लिए आप लोग हिमांशु सर या प्रभात सर में से किसी से, हिमांशु सर से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। तो जो स्टार्स परियोजना है उसके 2 प्रमुख घटक है। पहला घटक राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होंगे। उसमें क्या होगा कि राज्य को जो है वो प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। पारस इसका डिटेल आपको साइट पे मिल जाएगा, मुझे भी नहीं पता कि क्या अभी चल रहा है प्राइस, अभी तो ऑफर चल रहा है,
तो आई थिंक आपको मतलब अच्छे प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी 5 डे का ऑफर लॉन्च हुआ है, तो आप एक बार जो है साइट विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होंगे, जिसमें राज्य प्रोत्साहन अनुदान के माध्यम से राज्यों में शासन सुधार एजेंडा को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर क्या होगा, शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। छात्रों में प्रतिधारण, संक्रमण और समापन दरों के बारे में मजबूत और प्रामाणिक डेटा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय क्या करेगी, राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों को मजबूत बनाएगी। फिर राष्ट्रीय आकलन केंद्रों की स्थापना होगी शिक्षा मंत्रालय की मदद से। ऐसे केंद्रों में ऑनलाइन पोर्टल पे कार्य होंगे, ठीक है, जिसमें तकनीकी कार्यशाला, सम्मेलन इत्यादि जो है, और जितने भी संग्रह हैं, जो भी अनुभव है, सब चीजें जो है प्रत्येक विद्यार्थियों के साथ जो है शेयर की जाएगी। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय घटकों के तहत जो है आपको आकस्मिकता, आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक शामिल है, जो इसे किसी प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वास्थ्य आपदाओं के लिए अधिक जवाबदेह बनाएंगे। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन जो है सिर्फ किताब के एक चैप्टर के रूप में आपके पास है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर उनके सामने कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कैसे खुद की रक्षा करे और बाकी लोगों की भी रक्षा करे। तो इन सब चीजों को भी जो है स्टार्स परियोजना में लागू किया जा रहा है, ताकि आप जो है वो समाज के प्रति जवाबदेह बने। इसके अलावा स्टार्स परियोजना का जो दूसरा मुख्य घटक है वो राज्य स्तर पर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि शुरुआती बाल शिक्षा एवं आधारभूत शिक्षण को सशक्त किया जाएगा। शिक्षण आकलन प्रणालियों में छोटे स्तरों पर ही सुधार किए जाएंगे। शिक्षा के विकास और स्कूल के नेतृत्व के माध्यम से क्लासरूम के निर्देश और सुधार को सशक्त करना। मतलब क्लास में जो टीचर मतलब आपको जो चीज समझ नहीं आई उसको रटने के लिए या बुक से याद करने के लिए बोल रहे हैं, इन चीजों को हटाना है। उन्नत सेवा आपूर्ति देना बच्चों को, स्कूल से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाकर कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श देकर इंटर्नशिप देके स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाना। मतलब अब जो स्कूल है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांवों में ऐसे लोग हैं जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं, वो कम उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल छोड़ के वो जो है श्रम में, बाल श्रम में शामिल हो जाते हैं, ताकि वो अपने परिवार को भोजन के लिए जो है उसमें सहायता कर सके। लेकिन अब ये होगा कि इस परियोजना के तहत जो है जो बच्चे स्कूल से बाहर चले गए मुख्य धारा से, उनको जो है वापस शिक्षा की मुख्य धारा से लाके जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उनको अपने कैरियर संबंधी, जैसे अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने कभी सिविल सेवा सेवक बनने के बारे में सोचा भी नहीं होता है, और वो अपने किसी मित्र के कहने पे या फिर जो है वो अपना ग्रेजुएशन या पूरी शिक्षा पूरी करने के बाद जॉब करते रहते हैं। कहीं से उनको समझ मतलब आ जाता है उनके दिमाग में ये बात कि सिविल सेवा की भी तैयारी करनी चाहिए, फिर वो आते हैं 1 साल 1.5 साल करते हैं, फिर बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन अब जो है इसके तहत बच्चों को जो है एक कैरियर मार्गदर्शन दिया जाएगा। शुरू से उनको पता होगा कि उनको अपने जीवन में क्या बनना है, और उनका जो पढ़ाई है और उनका जो कैरियर है वो जो है उसी तरह से उनके कैरियर को मार्गदर्शन और परामर्श देके एक रूपता में ढाला जाएगा, ताकि जो उनके जीवन का लक्ष्य है वो अपने उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये परियोजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई लागू हुई है वो आने वाले जो सिविल सेवा परीक्षा है उन परीक्षाओं के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप शिक्षा मंत्रालय की साइट पे जाके उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने बता दिया कि वो किस तारीख की न्यूज में है। उसके अलावा दैनिक जागरण अखबार में जो है
15 तारीख को, 15 अक्टूबर को, यानी कि अभी से 2 दिन पहले जो है ये दिया हुआ है पेज नंबर 1 पे। और जनसत्ता में भी 15 तारीख के अखबार में जनसत्ता में पेज नंबर 10 पे जो है आपको स्टार्स परियोजना के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्स परियोजना में बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है स्टार्स परियोजना में? सबको समझ में आया है स्टार्स परियोजना? आपको कोई भी परियोजना पड़े, किस मंत्रालय के तहत है, उसका उद्देश्य क्या है और कौन से स्तर के लोग लाभान्वित होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक है वो है रुद्रम 1। रुद्रम फर्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये जो रुद्रम 1 है वो आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3, जो कि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हिस्सा है, उस हिस्से में खासकर ये रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। पारस अभी जो है जितने राज्य का नाम दिया गया है उन राज्यों में ही अभी ये जो है प्रारंभिक तौर पे लागू होगी। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे करके प्रत्येक राज्य को जो है इसमें जोड़ा जाएगा। अभी केवल 6 राज्यों में जो है प्रारंभिक तौर पे इस योजना को लागू किया जा रहा है और इसका जैसा अनुभव रहेगा उस अनुभव के आधार पे सुधारों के साथ फिर बाकी राज्यों में भी जो है स्टार्स परियोजना को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रुद्रम की। तो रुद्रम जो है, रुद्रम 1 वो आपका जीएस पेपर 3 या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 का जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। उसमें खासकर ये रक्षा प्रौद्योगिकी या डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रुद्रम को विकसित किसने किया। तो रुद्रम जो है उसको डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स के लिए देश का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम विकसित की है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल आपको जो है भारत की ये पहली, वो भी स्वदेशी निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम, जिसको डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है। ठीक है, अब अगर बात आई है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है, तो आप लोगों को में से किसी को पता है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो जो है दुश्मन देश की रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाता है और जो है उसको इसीलिए डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी तरह के रडार को, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम को या कैसा भी कोई रेडियो आवृत्ति है जो दुश्मन देश में चल रहा है उन सब का पता लगाए। ठीक है, तो ये भारत की पहली स्वदेशी विकसित है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। ठीक है, बिल्कुल सही है चंदन पारस। ये किसी भी रेडिएशन के तहत, इसमें याद रखिएगा रेडियो आवृत्ति भी है, रडार सिस्टम भी है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। ठीक है, इसके अलावा जो है रुद्रम 1 में खास खोजी प्रणाली या ट्रैकिंग सिस्टम लगाई गई है जिसकी मदद से दुश्मन के निगरानी रडार, ठीक है, ट्रैकिंग और संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।
रुद्रम में ट्रैकिंग सिस्टम के अलावा भी जो है ऑन बोर्ड पैसिव होमिंग सिस्टम लगाया गया है जो ब्रॉडबैंड क्षमता से लैस है। मतलब जो है किसी भी तरह का कोई भी ऐसा निगरानी जो आपके देश पे किसी दुश्मन देश के साथ रखा जा रहा है, ये रुद्रम जो है उस हर तरह की निगरानी को पहचानने में सक्षम है। सबसे खास बात रुद्रम की ये है कि जैसे अगर दुश्मन को पता लग जाता है कि आप जो है देख रहे हैं कि आप दुश्मन जो है आप पे निगरानी रख रहा है, ये उसको पता चल जाती है कि आपको इस बात का पता है, तो वो अपने सिस्टम को बंद कर देता है। लेकिन रुद्रम में ये तकनीक है कि अगर उसने अपना सिस्टम बंद भी कर दिया है, फिर भी रुद्रम जो है वो उसका लास्ट जो है कब एक्टिव था, उसका क्या रडार है, उससे पता करके उस सिस्टम के बंद हो जाने के बाद भी जो है उस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो रुद्रम में ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई रडार खुला हो या रेडियो आवृत्ति आपकी खुली हो तभी रुद्रम उसको नष्ट कर सकता है। अगर कोई रडार बंद भी हो गया, कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो पहले खुली थी अभी बंद भी हो गई, फिर भी जो है अगर वो कभी खुली थी तो रुद्रम उसका पता लगा के उस चीज को ध्वस्त करने में सक्षम है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एक रडार होम भी है जिसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ये ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, चाहे दुश्मन का रडार सिस्टम खुला हो या बंद हो, कम्युनिकेशन सिस्टम खुला हो या बंद हो, दुश्मन का जो रेडियो सिस्टम है वो खुला हो या बंद हो, रुद्रम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्रम ने अगर एक बार रडार का पता लगा लिया तो रुद्रम ये सक्षम है कि उस रडार के बंद हो जाने के बाद भी वो आसानी से उस रडार को अपना निशाना बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा अभी रुद्रम का जो है सुखोई 30 से जो है जेट से परीक्षण हुआ है, लेकिन बाद में हमारे पास जितने भी तकनीकी रूप से विकसित जो है जहाज है, जैसे जगुआर है, मिराज है 2000 या तेजस जैसे जो विमान है, जेट विमान है, इन सभी विमानों से भी जो है इसको जोड़ा जाएगा समय के साथ। अभी इसको सुखोई के साथ परीक्षण किया गया इसका, बाद में इसमें तकनीकी और सुधार के साथ इसको जगुआर, मिराज 2000 और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमानों के साथ भी जो है, लड़ाकू विमानों के साथ भी जो है रुद्रम को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रुद्रम है वो 100 से 250 किलोमीटर के दायरे में किसी भी लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। इसको जो है 500 से लेके 15,000 मीटर की ऊंचाई से भी छोड़ा जा सकता है। मतलब अगर 15,000 मीटर की ऊंचाई से इसको छोड़ भी दिया जाए तो भी जो है ये अपने दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। दूसरी सबसे खास बात जो रुद्रम की है वो ये है कि लॉन्चिंग से पहले या उसके बाद भी ये अपने निशाने को लॉक कर सकता है। मान लीजिए कि रुद्रम को छोड़ दिया गया, अभी उसको निशाना पता नहीं है कहाँ उसको जो है ध्वस्त करना है, उसके छूटने के बाद या उसके लॉन्च के बाद भी अगर उसमें फीड कर दिया जाए कोई आवृत्ति जो है रेडियो आवृत्ति या फिर रडार सिस्टम का कोई लोकेशन फीड कर दिया जाए तो वो एक्टिवेशन के बाद भी जो है निशाने को लॉक कर सकती है और उसको ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मतलब मिसाइल जो देखिए कई तरह की होती है, एक होता है कि सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल होती है जिसको आप सतह पे रख के छोड़ते हैं और वो दूसरी सतह पे कोई चीज है उसको ध्वस्त करती है। दूसरा होता है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, फिर होता है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। मतलब जिस जगह से संबंधित है, जहां से उसको छोड़ा जाएगा या लॉन्च किया जाएगा। तो जो आपका रुद्रम है ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मतलब इसको 500 से 15,000 मीटर की ऊंचाई से भी छोड़ा जाएगा, दुश्मन का रडार खुला था और अब बंद हो गया, फिर भी ये अपने छूटने के बाद इसने जो निशाना लॉक कर लिया उस निशाने पे या निशाना बदल दिया गया, फिर नए बदले हुए निशाने पे जो है किसी भी परिस्थिति में वो अपने दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक है
अभी तक ये तकनीक जो है सिर्फ अमेरिका, रूस और जर्मनी के पास थी, लेकिन अब भारत जो है इस क्लब में शामिल हो गया है रुद्रम 1 के साथ। तो अब जो है ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी देश है जिनके पास जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल की तकनीक है। इसमें जो है अमेरिका, रूस और जर्मनी है। अमेरिका, रशिया और जर्मनी है। इसमें चीन का नाम या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे विकसित देशों का भी नाम हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि अमेरिका, रूस, जर्मनी और भारत, ये 4 ही देश हैं जिनके पास जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अभी भारत अभी क्लब में जुड़ा है, इससे पहले अमेरिका, रूस और जर्मनी के पास जो है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल थी। ठीक है, तो रुद्रम के बारे में बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। चंदन, अमोल, पारस, राहुल, सोफिया, सोनिया, आप लोग हो एक्टिव या ऑनलाइन क्लास में भी बंक मार दिया आप लोगों ने? हाँ, अभी जो है पारस एयरफोर्स के लिए ही डेवलप किया गया है। और कुछ पूछना है किसी को? पूछिए सोनिया। पारस, आपका डाउट क्लियर हुआ या और पूछना है? ठीक है। हाँ चंदन, ये फुल्ली स्वदेशी है। रुद्रम प्रणाली जो है वो संपूर्ण तरीके से तकनीकी स्तर पे भी ये स्वदेशी है। तो अब फिर से जो है ये पत्र सूचना कार्यालय जो है पीआईबी, उसके रक्षा मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्तियों में 9 अक्टूबर के विज्ञप्ति में जो है रुद्रम 1 के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है राहुल, आप लेट है बट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगी। देखिए कोशिश कीजिए, मैं खुद ही जो है 2-3 मिनट, या आज तो सोफिया सिर्फ ऑनलाइन थी, मैंने 5 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। ये डेवलप जो है राहुल, ये डीआरडीओ ने किया है, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो आपका डीआरडीओ है, उसने ये डेवलप किया है। और अभी ये भारतीय वायु सेना के लिए बनाई गई। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो इसका भी नोट्स बनाने से पहले जो है पीआईबी के साइट पे रक्षा मंत्रालय में 9 अक्टूबर में इसका चर्चा किया गया है रुद्रम का। इसके अलावा जनसत्ता अखबार में ये 10 अक्टूबर के अखबार में जो है पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 पे जो है दिया हुआ है इस खबर के बारे में। इसके अलावा दैनिक जागरण अखबार में भी जो है 10 तारीख के दैनिक जागरण अखबार में पेज नंबर 6 पे जो है वो रुद्रम के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद जो है जनसत्ता के 13 तारीख के अखबार में भी जो है आपको पेज नंबर 7 पे जो है रुद्रम के बारे में और विस्तृत रूप से दिया गया है। तो आप जब रुद्रम का नोट्स बनाइएगा तो क्लास नोट्स के अलावा जो क्लास नोट्स में मैंने मेंशन नहीं किया है वो आप लिख लीजिएगा। इन तीनों को पढ़ लीजिएगा और साथ में पीआईबी के साइट को। ठीक है,
कोशिश कीजिए आप लोग जितने भी लोग हैं लेट मत ज्वाइन कीजिए क्लास, क्योंकि मैं रोज आप लोगों का 1 या 2 मिनट तो इंतजार कर सकती हूँ, बट अगर कोई आ गया है तो फिर मैं उसको 5 मिनट वेट नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैं खुद ही 15-20 मिनट पहले क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 2-4 मिनट पहले से लॉग इन कर ले। तो आगे बढ़े। ठीक है, अब जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, आज का जो अंतिम टॉपिक है हमारा, वो है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट या विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। ये जो है आपका सामान्य अध्ययन पत्र 3 अर्थव्यवस्था का भाग है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में ही आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा, इसके अलावा आपका आपदा प्रबंधन, ये सब जो है आपका जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। तो जो आपका विश्व आर्थिक परिदृश्य या आउटलुक रिपोर्ट जो है, ये आपका अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। देखिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संगठन है जो प्रत्येक वर्ष या वर्ष में एक बार, 2 वर्षों में एक बार या एक ही वर्ष में 2 बार कुछ जो है महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है जारी करते हैं। मेरे बाद मतलब पारस, मुझे मेरी क्लास का सिर्फ रूटीन पता है पारस। प्रत्येक हर सैटरडे को मेरी 5 से 7 आपके साथ करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, उसके अलावा आप अपना aspiration.ai सर्च करें, आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी क्लास आपकी कब है। देखिए, चंदन को पता है आज नहीं है क्लास, क्योंकि आज करंट अफेयर्स की क्लास है, इसलिए आज कोई भी जीएस पेपर की क्लास नहीं है। थैंक यू चंदन। तो अब बात कर रहे हैं हम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट की, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट की। तो मैं बता रही थी कि ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्षों पे या 1 वर्ष में 2 बार जो है कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करते हैं, जिन रिपोर्ट का जो है बहुत महत्व है सिविल सेवा परीक्षा में, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, तो जो विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है आपका, ये आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा जारी की जाती है। और ये जो IMF है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये अपने सदस्य देशों में आर्थिक विकास और नीतियों के विश्लेषण और पूर्वानुमान के बाद जो है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट या विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये आमतौर पे वर्ष में 2 बार आती है, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में। मतलब याद रखिएगा, जो आपका विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है वो वर्ष में 2 बार आती है, एक अप्रैल के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए, ठीक है, और खासकर सदस्य देशों की आर्थिक विकास और नीतियों के विश्लेषण को ये जो है पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो आपके सिविल सेवा परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है, या वर्ष में, 1 वर्ष में ये जारी होता है, 2 वर्षों में 1 बार जारी होता है, या 1 वर्ष में 2 बार ये जारी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इस वर्ष का जो अक्टूबर 2020 है, उसमें जो ये रिपोर्ट आई है, इसका शीर्षक है एक लंबी और कठिन चढ़ाई। ठीक है, तो आप रिपोर्ट है उसका, कुछ ऐसे रिपोर्ट है जिनका हर वर्ष जो है एक विशेष शीर्षक होता है। तो इस बार जो कोरोना वायरस के चलते जो परिस्थितियां चल रही हैं,
उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों को देखते हुए इस बार के रिपोर्ट का शीर्षक है एक लंबी और कठिन चढ़ाई। सॉरी। तो ये इस बार का शीर्षक है एक लंबी और कठिन चढ़ाई, और अक्टूबर 2020 का ये शीर्षक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट आएगी, और लेकिन 2021 में क्या होगा, ये परिस्थिति उलट जाएगी और अर्थव्यवस्था में 5.2% की वृद्धि हासिल होगी। ठीक है, ये आपको विश्व स्तर की बात की गई है। जितने इसके सदस्य देश है, इन सब सदस्य देशों के बारे में इसने एक साथ ये बात कही है कि इस वर्ष जो है लगभग 4.5% की गिरावट होगी और अगले वर्ष 5% से ज्यादा की वृद्धि होगी। उसमें जो है भारत के लिए कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेषकर भारत के लिए यह बात कही है कि इस 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट आने का अनुमान है। लेकिन इसने ये भी कहा है कि 2021 में ये परिस्थिति उलट जाएगी और भारत में 8.8% की वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी और ये चीन को भी पार कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है चीन का 2021 में 8.2% ही वृद्धि दर होगा, लेकिन भारत का 8.8% वृद्धि दर होगा, और इस वजह से ये चीन को पार करके 2021 की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो सकती है। लेकिन उसने ये भी कहा कि 2020 में केवल चीन ही एक ऐसा मात्र देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में 1.9% की दर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। मतलब ऐसे समय में जहां सारी अर्थव्यवस्थाएं बंद है, ऐसे समय में जहां बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है उनमें बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आ रही है, वो जो है ऋणात्मक जो है उसकी ऋणात्मक वृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समय में भी चाइना या चीन की अर्थव्यवस्था ही मात्र एक ऐसी है जो लगभग 2% की वृद्धि दर के साथ जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी जो है इस वर्ष केवल चीन ही जो है वो आगे बढ़ रहा है। बाकी भारत हो या फिर अमेरिका के बारे में कहा गया है कि 2020 में अमेरिका में भी 5.8% की गिरावट है, जबकि अगले वर्ष इसकी वृद्धि केवल 3.9% ही होगी। मतलब इस वर्ष भारत में जितना ही कमी हो रही है फीसद में, उससे ही उतना ही जो है दोगुनी रफ्तार से अगले वर्ष जो है भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, और हो सकता है कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है। पूरे विश्व में अभी 4.4% के दर से अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन अगले वर्ष 5.2% की जोरदार वृद्धि हासिल करने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी कोरोना वायरस की दर धीरे धीरे कम हो रही है, और उस वजह से क्या है कि अब जो है अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे खुल रही है और जो निवेश है अर्थव्यवस्था में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था विश्व आर्थिक परिदृश्य आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, जिसका अक्टूबर का जो संस्करण है 2020 का शीर्षक है उसकी लंबी और कठिन चढ़ाई, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और इस बार जो है कोरोना महामारी को मध्य में रखते हुए जितनी भी इसके सदस्य देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, उनके लिए ये कहा गया है कि सारी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ एक चीन को छोड़ के लगभग 4.4% की दर से गिरावट आएगी, और
2021 में 5.2% के हिसाब से वृद्धि शुरू हो जाएगी। अब जो है इतने देर से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF की बात कर रहे हैं। तो पहले अगर आप लोगों को किसी को अगर विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी बात करेंगे। आपको पारस को दिक्कत नहीं है, उसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो भी बातें मैंने कही वो याद रखिएगा। कौन सा संस्थान जारी करता है, कितने वर्षों है और शीर्षक क्या है। आपने राहुल पूछा कि कौन से पैरामीटर से, तो मैंने आपको बताया ना कि आर्थिक विकास और नीतियों का विश्लेषण किया जा रहा है। आर्थिक स्तर पे जो है किस तरह से विकास हो रहा है, उस विकास को मापा जा रहा है। और कुछ पूछना है? राहुल आपको ये पता है? अगर किसी को पता है तो मुझे बताइए कि किसी देश का भी है किस कौन सा ऐसा एक तरीका है जिस राष्ट्र के विकास को मापा जाता है। आप लोगों की इकोनॉमी की या अर्थशास्त्र की क्लास शुरू हुई है? अर्थव्यवस्था की क्लास, अर्थशास्त्र की क्लास आप लोगों की शुरू हुई है? तो आपको पता होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के द्वारा जो है किसी राष्ट्र पैमाना मापा जाता है और उस GDP में उस GDP में जो है किसी देश में प्रत्येक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई उन सभी का मूल्य जो है जोड़ा जाता है। इसके अलावा उस नागरिक ने किसी अन्य देश में जो भी सृजन किया उसकी भी मुद्राएं जोड़ी जाती हैं, लेकिन विदेशों में जो दूसरे देश के लोगों ने जो अपने देश में कमाई की वो उसको घटा दिया जाता है। तो एक वर्ष के किसी देश के GDP में उस देश के प्रत्येक सदस्य ने कितना योगदान किया, साथ में क्या बना, उन सब का जो है एक साथ समग्र जो है विश्लेषण होता है और उसी पे किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापा जाता है। ठीक है, तो GDP जो है उसका यूज किया जाता है, यहाँ यही बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, OCI माइनस करते हैं, CI को ऐड करते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अपने देश के लिए कोई फॉरेन में कमाई कर रहे हैं तो उसको ऐड करेंगे, और दूसरे देश के लोग जो अपने यहाँ आके काम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के सृजन के लिए, उस सृजन को घटा देते हैं। मतलब आप यही समझिए कि आपके घर का अगर आप बजट निकाल रहे हैं तो आपके घर के सदस्य चाहे आपके घर में रह रहे हो या दूसरे राज्य में जाके कमा के रह रहे हैं, तो वो आप सब जोड़िएगा। और आपके घर में अगर कोई रेंट पे रह रहा है और वो, तो उसकी कमाई को आप घटा दे सकते हैं। तो यही होता है GDP में भी। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किसी को और कुछ पूछना है? अलग चीज है। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो हमने ये जाना
कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है। अब जरा 2 लाइन में ये भी जान लेते हैं कि आखिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या। तो जो आपको IMF या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। याद रखिएगा, जो IMF है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1944 में यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, उस समय 44 देश ही थे जो इस सम्मेलन का हिस्सा थे, और इन सब देशों में ये मिल के तय किया कि जो आर्थिक तंगी आ गई है थी 1944 से पहले, जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी वैश्विक स्तर पे, वैसी तंगी फिर भविष्य में न आए, इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में की गई थी। उस समय इसमें सिर्फ 44 देश थे, लेकिन आज जो है IMF में आपके 189 देश है, 189 इसके जो है मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी इसके जो है 189 सदस्य हैं। इसके अलावा जो मुख्यालय है वो IMF का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। जी हाँ, उसके बाद चंदन बिल्कुल सही, रिसेशन जो आया था, बाद में कभी भविष्य में ऐसे फिर से इकोनॉमिक रिसेशन का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको IMF की स्थापना की गई 44 में। उस समय के जो 44 बड़े अर्थव्यवस्था थे वो सम्मिले और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है, और जो है आपको अभी इसके जो है 189 सदस्य देश हैं। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका सबसे प्राथमिक कार्य ये है कि ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिसमें विनिमय दरों को जो है ये नियंत्रित करती है और राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली उनके नागरिकों को एक दूसरे से लेन देन करने में सक्षम बनाती है। वैसी अंतरराष्ट्रीय भुगतान की प्रणालियों को भी जो है ये एक स्थिरता प्रदान करती है। मतलब IMF का जो 2 सबसे बड़ा कार्य है जिस वजह से इसको लागू किया गया या बनाया गया, वो पहला है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको, और जो इंटरनेशनल जो है पेमेंट सिस्टम है या अंतरराष्ट्रीय जो भुगतान की वाला जो इकोनॉमिक रिसेशन था वो कभी एराइज नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप IMF की बात करें तो 1991 में 1991 में जब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला था, तब भी जो है IMF ने क्या किया था कि IMF जो है अपने सदस्य देशों को लोन भी देती है। जब कभी उनके इकोनॉमी में इस तरह की कंडीशन आती है अर्थव्यवस्था में कि उनके पास जो है उनके खर्चे ज्यादा होने लगते हैं और उनका जो राजस्व इकट्ठा होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करती है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वैसे सदस्य देशों की मदद करती है पैसे देके, ताकि जो है वो अपने आप को संभाल पाए और फिर से जो है अपने मौद्रिक जो है उसको ठीक कर सके। जैसे आपको पता है कि 1991 में क्या हुआ था कि जब हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस लगने वाली थी, जब हमारी आर्थिक तंगी आई थी 1991 वाली, तो उस समय IMF ने अपने दरवाजे खोले थे और हमें लोन दिया था। लेकिन उसके साथ जो है हमें क्या कहा था कि हमारे अर्थव्यवस्था का जो बंद दरवाजा है, जो क्लोज इकोनॉमी है, उसको खोल के हमें जो है एक ओपन इकोनॉमी, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे भारत को अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, तभी होगा जो IMF उसको पैसे देगी। और इसके साथ ही जो है अब जो है उसको एक अंतरराष्ट्रीय बाजार के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा।
इसी में आप अगर अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो इसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जो जीपीएल की पॉलिसी है, वो भी पॉलिसी जो है वो आईएमएफ है या आईएमएफ की शर्तों में था 1951 के समय से हुआ। तो आईएमएफ का यही काम है कि इसके जितने सदस्य देश हैं उन सारे सदस्य देशों में अगर किसी भी तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है मुद्रा से संबंधित, उसके अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो वो जो है उसको जल्द से जल्द निपटारे के लिए आगे आती है और उसको मौद्रिक सहायता भी प्रदान करती है। तो आईएमएफ के बारे में कुछ बातें आप याद रखिएगा। 1944 में स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, उस समय 44 देश थे, लेकिन अभी जो है 189 देश जो है इसके सदस्य देश है। इसके अलावा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसका जो प्राथमिक कार्य है वो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को स्थिरता सुनिश्चित कराना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का आखिरी टॉपिक। इसके बारे में जो है आपको जनसत्ता अखबार के जो है 14 अक्टूबर के जनसत्ता अखबार के पेज नंबर 1 और 8 पे जो है इसके बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आपको 15 तारीख के दैनिक जागरण के अखबार में, मतलब परसों पहले के दिन के अखबार में जो है 10 नंबर पेज पे आपको इसके बारे में दिया हुआ है जानकारी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? आज के क्लास के लिए मेरे तरफ से इतना ही। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। पारस को सब क्लियर है? किसी और को कुछ पूछना हो? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना? अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछूंगी जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और होमवर्क है इस वीक का भी आपका कि आप जल्द से जल्द अपना सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जो है आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, और उसको जो है कहीं लगा के रखिए ताकि आप जब भी कोई करंट अफेयर्स का पढ़े तो उस करंट अफेयर्स में जो है आपको जो है उस करंट अफेयर्स के साथ जो है याद रहे कि वो किस जीएस पेपर से संबंधित है और खासकर उस जीएस पेपर के किस एक महत्वपूर्ण विषय से जो है वो खबर आपसे संबंधित है। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। 2-3 चीजें याद रखिएगा। एक तो आपको सिलेबस हो गया, मैंने पढ़ाया, मैं पूछूंगी, और तीसरा आप लोग प्लीज टाइम पे आना शुरू कीजिए। मैं हर दिन लेट से क्लास नहीं शुरू कर सकती हूँ, फिर भी मैं 1-2 मिनट या मैक्सिमम 5 आप लोगों का इंतजार करूंगी। ठीक है, और कोशिश कीजिए लाइव क्लास अटेंड करने का, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा मैप कोर्स में परसों से स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर किसी को इनरोल करना हो तो या तो आप लोग जो है वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिए कैरियर लॉन्चर के, या फिर अगर और ज्यादा प्रॉब्लम है तो हिमांशु सर से आ सकते हैं। आप कैरियर लॉन्चर के किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ जो है आपको एडमिन सेक्शन भी मिलेगा, और या फिर अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैरियर लॉन्चर के किसी भी वेबसाइट जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है मेरा एडमिन सेक्शन में नाम है अपर्णा अमन, आप लोग वहां से मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इतना ही। जो मैंने होमवर्क दिया वो करके आइएगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे हैं पारस? ग्रुप नहीं बना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो है हिमांशु सर से इस बारे में बोलिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे न्यू ग्रुप पे। या जो है मैं आपको जो है 1 मिनट में आपको टेलीग्राम जो है आप लोग अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा,
और मैं आपसे लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। उसके एडमिन सेक्शन में आपको मेरा और हिमांशु सर दोनों के डिटेल जो है वो आपको उसके एडमिन सेक्शन में मिल जाएंगे, नेम के लिस्ट में। तो जो आपका लिंक है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, मैं लिख देती हूँ लिंक। ठीक है, देखिए मैंने अभी लिंक शेयर कर दी है। जो भी आप लोग अटैच है ठीक है, जो लोग नहीं अटैच है वो लोग इस ग्रुप को जो है, इस लिंक को आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करके जो है ऐड कर लीजिएगा, या कैरियर लॉन्चर IAS सर्च कीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और मुझसे आप लोग टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, और नहीं तो फिर आप हिमांशु सर से आप सीधे बात कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।